नमस्कार साथियों, पीएसपी कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत के भौतिक प्रदेशों में हिमालय पर्वतीय प्रदेश, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था, जिसमें कि भारत के भौतिक प्रदेशों को हमने जो बांटा था वो था 6 प्रदेश थे। भारत के भौतिक प्रदेश 6 थे, या यूँ कहे तो कि भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा था, है ना। जिसमें हमने पिछली क्लास में देखा था, जिसमें 6 जो भौतिक प्रदेश थे उसमें था नंबर 1 हिमालय पर्वतीय प्रदेश, नंबर 2 उत्तर का विशाल मैदान, नंबर 3 थार का मुस्थल, नंबर 4 प्रायद्वीपीय पठार, नंबर 5 तटीय प्रदेश और नंबर 6 द्वीप समूह। ये 6 भागों में इनका विभाजन किया था भौतिक प्रदेशों का। उनमें से जो हमने पिछली क्लास में शुरुआत की थी उसमें हिमालय के बारे में देखा था, जिसमें हिमालय के बारे में, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी वो चीज़ें देखी थी। उसकी उत्पत्ति के बाद में उनकी ऊंचाई कितनी है, उनका विस्तार कितना है, इनके बारे में हमने सामान्य जानकारी देखी थी। आइए हम अब उससे आगे चलते हैं, जिसमें देखते हैं कि हिमालय जो है उनको भी वापस आगे ऊंचाई व निर्माण काल के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा है, जिसमें कुल 4 भाग हैं, जिसमें अपने आएंगे आगे महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ट्रांस हिमालय। ये 4 भाग आएंगे और इन चारों में से एक एक करके हम सभी के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें कि ये सारे चारों जो उपभाग आए थे हिमालय के, वो चारों भारत के मानचित्र में किस जगह हैं, कहाँ उनकी लोकेशन है, उनके बारे में हम देखेंगे और आगे इनके बारे में एक एक करके सभी का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। हाँ, हिमालय पर्वत श्रेणी को ऊंचाई एवं निर्माण काल, ऊंचाई के आधार पर और इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ था उसके आधार पर, निर्माण काल के आधार पर 4 भागों में बांटा है। तो क्या किया, हिमालय को पुनः 4 भागों में बांटा है। किसके आधार पर बांटा था, ऊंचाई और निर्माण काल के आधार पर, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं हम कि जैसे ये डायग्राम के माध्यम से बताया है कि हिमालय का वर्गीकरण, हिमालय का जो वर्गीकरण है उसमें देखते हैं। नंबर 1 आता है महान हिमालय, और नंबर 2 लघु हिमालय, और नंबर 3 शिवालिक हिमालय, और नंबर 4 ट्रांस हिमालय। ये 4 उपभाग हैं हिमालय के, जो कि एक लंबी रेखा के रूप में, यूँ कहे तो एक चाप के रूप में एक के नीचे इस प्रकार से फैले हुए हैं। उसके बाद में इसमें आगे देखते हैं कि जो महान हिमालय है उसके भी और कुछ उपनाम भी हैं, जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है उनकी विशेषताओं के आधार पर। जैसे इसमें बताया गया है कि महान हिमालय को वृहत हिमालय भी कहते हैं। वृहत मतलब बड़ा हिमालय, और आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है, ग्रेट हिमालय और हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। हिमाद्री मतलब बर्फीला, क्योंकि इसका अधिकांश भाग, यूँ कहते हो कि इस भाग की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट जो है वो महान हिमालय के अंतर्गत ही आती है, और वो अधिकांश क्या है, बर्फ से ढकी हुई रहती है, इसलिए इसे बर्फीला हिमालय भी कहा जाता है। इसके बारे में और आगे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। और उसके बाद में लघु हिमालय था। लघु हिमालय के जो उपनाम है, लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी कहते हैं और हिमालय की धड़ भी कहा जाता है, हिमालय की धड़ कहा जाता है। ऐसे ही शिवालिक हिमालय के भी उपनाम है। शिवालिक हिमालय के, तो शिवालिक हिमालय को क्या कहा जाता है, उप हिमालय भी कहा जाता है और बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। बाह्य मतलब बाहरी। इसके बाद में उत्तर के विशाल मैदान का प्रारंभ हो जाता है, या उत्तर के विशाल मैदान की शुरुआत हो जाती है। और उसके बाद इनकी जो लोकेशन थी उसको एक मानचित्र के माध्यम से देखने का प्रयास किया है। ट्रांस हिमालय जो है उसका नाम ट्रांस हिमालय ही है, जो कि 4 पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना हुआ है। ये अकेला भाग नहीं है, ये 4 श्रेणियों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी, जिसमें से 3 जो पर्वत श्रेणियाँ हैं
वो अपने भारत के अंदर है, और एक कैलाश पर्वत जो भारत से बाहर है ना। इसमें अब एक भारत के मानचित्र के अंदर इन सभी पर्वत श्रेणियों को देखने का प्रयास करते हैं। आइए, ये रहा, ये इसमें कुछ भारत का मानचित्र बना हुआ है जिसमें ये बांटा गया है, जिसमें नंबर 1 पहला था अपना महान हिमालय। क्या था? महान हिमालय। इसकी लोकेशन भारत के मानचित्र में किस जगह है? तो देखते हैं कि ये अपना भारत का मानचित्र बना हुआ एक आउटलाइन है, जिसके अंदर ये एक रेखा के रूप में फैला हुआ है। जो एक रेखा दिख रही है आपको, ये एक लंबी सी कतार जो कि एक चाप के रूप में फैला हुआ है। इसका विस्तार हमने पढ़ा था कि कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक खत्म होता है, वो चीज़ें हमने पूरे हिमालय के बारे में देखी थी। तो ये इसका विस्तार जो इस प्रकार से फैला हुआ है और जिसे कहा जाता है महान हिमालय, जो एक चाप के रूप में फैला हुआ है। उसी तरह इसी के समानांतर ये इस एक रेखा के रूप में ये फैला हुआ है, इसी के समानांतर, वो कहलाता है नंबर 2 लघु हिमालय। ठीक है। इसी तरह से इसी के जस्ट नीचे वाला जो भाग है वो इस प्रकार से फैला हुआ है, और ये छोटा वाला भाग है, इतना लंबा नहीं है, इसकी लंबाई कम है, इसलिए ये छोटा सा भाग होता है इसके अंदर, और ये वाला भाग कहलाता है नंबर 3 शिवालिक हिमालय। ठीक है ना। ये तो हमने इस प्रकार से तीनों पर्वत श्रेणियों को देखा था कि किस प्रकार से भारत के मानचित्र में फैली हुई है। अब नंबर 4 आता है ट्रांस हिमालय। अब देखिए, इसमें जो ये 3 पर्वत श्रेणियाँ थी, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये तीनों तो एक कतार के रूप में फैली हुई है ना। और जो ट्रांस हिमालय है वो एक कतार के रूप में नहीं है, ये 4 पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना हुआ भाग है, जिसमें क्या बता रखा है, ये देखो ये लाइन जा रही है, ये बता रही है इस वाली लाइन को, ये क्या है, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी या काराकोरम पर्वत श्रेणी, है ना। और एक पर्वत श्रेणी इधर बता रखी है, जो बता रखी ये वाली लाइन को प्रदर्शित कर रही है, और ये लाइन कौन सी है, ये कौन सी पर्वतमाला है, लद्दाख श्रेणी। ये काराकोरम और ये लद्दाख। और उसके बाद ये तीसरी है जो है जास्कर श्रेणी, और जास्कर श्रेणी भी इसी का भाग है। और इसके समानांतर एक और फैली हुई है जिसका नाम है पीर पंजाल, लेकिन पीर पंजाल ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि है तो इसी के समानांतर फैली हुई है पीर पंजाल श्रेणी, लेकिन ये पीर पंजाल श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो और इसी के इधर भारत के बाहर ये एक पर्वत श्रेणी फैली हुई है जिसका नाम है कैलाश श्रेणी, और ये कैलाश श्रेणी भारत का हिस्सा है, यूं कहे तो। ठीक है, तो कितनी हो गई, 1 2 3 और ये 4, ये चारों पर्वत श्रेणियां मिलकर ट्रांस हिमालय का निर्माण करते हैं, या फिर यूं कहें तो इन चारों पर्वत श्रेणियों को मिलाकर ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और ध्यान रखना कि ये वाला भाग है जिसमें ये चारों पर्वत श्रेणियां हैं, कौन कौन सी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। इन चारों श्रेणियों में से इनके क्रम के अनुसार काफ़ी बार कंपटीशन में प्रश्न पूछा जा चुका है, आरपीएससी से पूछा जा चुका है। इसमें किस प्रकार से प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से या फिर निम्न श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है, या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है। इस प्रकार से इनसे इनका प्रश्न बनाया जा सकता है, और काफ़ी बार पूछा हुआ भी है। इसलिए इसको ऐसे याद रखना है कि ये चारों जो श्रेणियाँ हैं वो एक दूसरे के समानांतर इस प्रकार से फैली हुई है, 1 2 3 4 इस प्रकार से, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। आई बात समझ। तो ऑप्शन में क्या बनते हैं, काराकोरम, लद्दाख, पहले ऑप्शन में दे दिया काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर, तो ये अपना सही नहीं है। और दूसरा दे दिया कि लद्दाख, काराकोरम, जास्कर, पीर पंजाल, ये भी सही नहीं है। और एक दे दिया पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये भी सही नहीं है। और सही कौन सा आएगा अपना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल।
इस प्रकार का क्रम सही आएगा। अगर पूछा है कि उत्तर से दक्षिण सही क्रम है तो, है ना, तो इसका क्रम अपने को ध्यान रखना है। और एक प्रश्न यहाँ से यह भी बनता है कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। उसमें ध्यान रखना कि ये अगर चारों ऑप्शन, इन तीनों में से, इन चारों में से कोई तीन ऑप्शन और चौथा ऑप्शन ये आ जाता है, या ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है, तो ये चार, या तो ये चारों आ जाएंगे, तो चारों में से ये वाला भाग इसका नहीं है। ठीक है, ये वाला जो पीर पंजाब श्रेणी है वो ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। उनमें से 1 2 3 दे दिए और चौथा ही दे दिया, या फिर इसको छोड़ दिया, 1 2 3 चारों भाग दे दिए और इनमें से पूछ लिया कि कौन सा भाग ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है, तो उसमें कौन सा नहीं है, पीर पंजाब श्रेणी नहीं है। किसका? ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है और ये प्रश्न अच्छा भी है, बनता भी है। तो हमने देखा था कि हिमालय जो पर्वत श्रेणी है जिसके 4 उपभाग किए थे, उन चारों उपभागों में जो थे महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ट्रांस हिमालय, वो ट्रांस हिमालय जो चारों भाग थे, ये चारों भाग भारत के मानचित्र में किस प्रकार से फैले हुए हैं, ऊपर कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, तो उनका क्रम हमने देखा था कि महान हिमालय, ये लघु हिमालय और ये शिवालिक हिमालय, और ट्रांस हिमालय ये वाला भाग है ना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। पहला जो उपभाग लेते हैं वो लेते हैं हम महान हिमालय। अब देखिए महान हिमालय की क्या विशेषता बताई गई है। इसमें बताया गया है महान हिमालय के अंदर, महान हिमालय हिमालय का सबसे बड़ा व सबसे ऊंचा भाग है। क्या है? महान हिमालय हिमालय का सबसे बड़ा भी है और सबसे ऊंचा भाग भी है, और एक चीज कि सबसे प्राचीन भी है। सबसे प्राचीन कि हिमालय के जो भाग बने थे उनमें से सबसे पहला जो हिमालय का भाग बना था वो यही बना था। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि महान हिमालय हिमालय का सबसे बड़ा वह सबसे ऊंचा भाग है तथा सबसे प्राचीन भाग भी यही है। उसके बाद में बताया है कि महान हिमालय को हिमालय की रीढ़ भी कहते हैं। जैसे मानव की रीढ़ की हड्डी होती है उस प्रकार से इसको रीढ़ की उपमा दी गई है कि महान हिमालय को हिमालय की रीढ़ कहा जाता है। जैसे मानव की रीढ़ की हड्डी होती है उस प्रकार से हिमालय की रीढ़ की हड्डी है। फिर आगे बताया है कि इस पर्वतीय भाग की सबसे ऊंची चोटी, इस पर्वतीय भाग की सबसे ऊंची चोटी सदैव बर्फ से ढकी हुई रहती है। अतः मतलब इसीलिए इसे बर्फीला हिमालय भी कहते हैं। और वो कौन सी पर्वत चोटी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। ठीक है ना। तो ये चोटी पूरे वर्ष भर बर्फ से ढकी हुई रहती है और ये भाग, ये पर्वत चोटी जो किस में आती है? महान हिमालय के अंदर आती है। इसलिए इस भाग को बर्फीला हिमालय भी कहा जाता है। बर्फीला या हिमाद्री हिमालय कहा जाता है। फिर आगे हिमालय पर्वत श्रेणी, जो हिमालय पर्वत श्रेणी है उसका जो भाग है महान हिमालय, वो भाग कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो ये बताया गया है कि यह पर्वत श्रेणी मतलब हिमालय की उप श्रेणी जिसका नाम है महान हिमालय, तो यह पर्वत श्रेणी सिंधु नदी के मोड़ पर, जिसके बारे में हमने देखा था कि सिंधु नदी के मोड़ से मुख्य हिमालय की शुरुआत भी होती है। तो यह पर्वत श्रेणी सिंधु नदी के मोड़ पर स्थित नंगा पर्वत, एक पर्वत है जो सिंधु नदी के मोड़ पर स्थित है और उसका नाम है नंगा पर्वत, जिसकी ऊंचाई बता रखी है 8,126 मीटर। कितनी है? 8,126 मीटर से, वहां से तो इसकी शुरुआत होती है। किधर से? सिंधु नदी के मोड़ पर स्थित नंगा पर्वत। और ये किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम में, है ना। तो उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ पर स्थित नंगा पर्वत से इसकी शुरुआत होती है और दक्षिण पश्चिम में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ पर स्थित नामचा बरवा, ब्रह्मपुत्र नदी जो कि अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है ना,
तो वहाँ पर जो स्थित है उनका जो मोड़ है, उस मोड़ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है नामचा बरवा, और उसकी ऊंचाई बता रखी है 7,756 7,756 मीटर तक। कितने किलोमीटर फैला हुआ है? 2400 किलोमीटर। ध्यान रखना, हिमालय की जो लंबाई है वो भी 2400 किलोमीटर ही है, और महान हिमालय की जो लंबाई है वो भी 2400 किलोमीटर ही है। और एक समानता और क्या है कि हिमालय का जो विस्तार था उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, उसमें भी हिमालय का जो उत्तर पश्चिम में जो विस्तार था या जो प्रारंभ हो रहा था हिमालय का, वो था सिंधु नदी से ही हो रहा था, सिंधु नदी के मोड़ से। और वहाँ पर जो नंगा पर्वत है उसी से उसकी शुरुआत हो रही थी, और उसका अंत जो हो रहा था या जो उसकी अंतिम सीमा जो बन रही थी, वो अंतिम सीमा कहाँ से बन रही थी? ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ पर स्थित नामचा बरवा तक, और ये भी यहीं तक ही सीमा बनाता है। और वहाँ से वहाँ तक इसकी कुल हिमालय की लंबाई थी 2400 किलोमीटर, और महान हिमालय की लंबाई भी कितनी है? 2400 किलोमीटर ही है। आई बात समझ में? और अगर इसमें भी अपनी बात करें कि महान हिमालय जो है वो किन दो नदियों के बीच में फैला हुआ है, तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और पर्वत की बात हुई तो नंगा पर्वत और कौन सा पर्वत आ गया? नामचा बरवा पर्वत, है ना। और मोड़ की बात करें तो सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैला हुआ है, और कितने किलोमीटर है? 2400 किलोमीटर। फिर आगे देखते हैं कि महान हिमालय की अधिकतम ऊंचाई मध्य भाग में, अधिकतम ऊंचाई मध्य भाग में है, और मध्य भाग कौन से देश में पड़ता है? नेपाल में। तो क्या बताया कि महान हिमालय की अधिकतम ऊंचाई मध्य भाग में है, मतलब नेपाल में है। उसके आगे महान हिमालय की औसत ऊंचाई, महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, पिछली क्लास में हमने जो देखा था उसमें देखा था कि हिमालय की औसत ऊंचाई, उसमें हिमालय की बात की गई थी, और यहाँ पर आ रहा अपने महान हिमालय की। तो हिमालय की जो औसत ऊंचाई बात की गई थी उसमें बताया था कि हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर ही है। अपने दिमाग में ये प्रश्न आना चाहिए कि अगर हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है तो महान हिमालय की ऊंचाई 6100 मीटर कहाँ से आ गई? सही ना। तो ध्यान रखना कि हिमालय की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनमें से जो पूरा जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश फैला हुआ है उनमें से कुछ भाग ऐसे हैं जिसकी ऊंचाई 6000 से ज़्यादा है, कुछ ऐसे भाग है जहाँ की ऊंचाई 6000 से कम है, किसी की 5000 मीटर ही है, किसी की 4000 मीटर ही है, किसी की 8000 है, तो किसी की 7000 है। उसी हिसाब से इनको जोड़कर इनका औसत निकाला जाता है। जैसे माना कि हम देखते हैं कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 9th-10th के अंदर औसत निकालना, है ना। उसका जो सूत्र होता है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी कक्षा में 10 विद्यार्थियों के भूगोल विषय में 10 में से निम्न प्राप्तांक प्राप्त हुए, किसी के 5, किसी के 6, किसी के 3, किसी के 4, किसी के 2, इस प्रकार से 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक अपने पास प्राप्त हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं, किसी के कम थे, किसी के ज़्यादा थे, हम फिर उसके बाद में क्या करते हैं, उन सभी को आपस में जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद में जो टोटल आता है उस टोटल में कितनी संख्याएं थी, कितने व्यक्ति थे या कितने विद्यार्थी थे, उन संख्या का उसमें हम भाग लगा देते हैं, तो वो क्या औसत आ जाता है। उसी प्रकार से हिमालय के कुछ भाग ऐसा है जिसकी ऊंचाई ज़्यादा है, 8000 मीटर है, और किसी की 4000 मीटर है, किसी की 6 है, किसी की 5 है, तो उसकी औसत कितनी निकल गई? 6000 मीटर आ गई। और अपने महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर है। क्यों? क्योंकि हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो भी कहाँ स्थित है? महान हिमालय के अंदर ही आती है, और उसकी जो ऊंचाई बता रखी वो है 8848 मीटर, ठीक है। और कुछ चोटियाँ ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई 8848 मीटर से कम है, तो उसका औसत निकाला तो क्या आया? 6100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई आई है। आगे देखते हैं। नोट कि महान हिमालय लघु हिमालय से
महान हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्या है, महान हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। महान हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। ये भ्रंश है, खाई है। जिस प्रकार से हिमालय की पर्वत श्रेणियां फैली हुई है, जिसमें महान हिमालय लघु हिमालय शिवालिक हिमालय ट्रांस हिमालय, तो ये जो आपस में अलग हो रही है, उनके बीच में जो खाई है वो खाई कहलाती है। कौन सी खाई है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल जो थ्रस्ट है वो खाई महान हिमालय लघु हिमालय को अलग करती है। कैसे करती है उसको हम आगे यहाँ देखते हैं, आगे देखते हैं उसको एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए इसमें बता रखा है ये तो महान हिमालय है ना, उसके बाद में लघु हिमालय है। एक पर्वत श्रृंखला ऊपर फैली हुई है और उसके जस्ट समांतर नीचे नीचे एक पर्वत श्रृंखला और फैली हुई है जिसका नाम है लघु हिमालय, है ना। अब ये दोनों एक दूसरे से अलग किससे होते हैं, तो वो होते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, कि इन दोनों के बीच में एक खाई है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं ये एक फैला हुआ है, एक भाग ये बीच में इस प्रकार खाली जगह है, या फिर खाई कह सकते हैं हम, है ना। जैसे कि ये हिमालय वाला भाग एक है, ठीक है, और एक यहीं पर स्थित है इस प्रकार से। तो इन दोनों के बीच में जिनसे ये अलग हो रहा है वो भाग कहलाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और ये किसको अलग करता है, महान हिमालय और लघु हिमालय को अलग करता है। ठीक है, तो महान हिमालय के बारे में जो देखा था वो समझ में आ गया है। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं कि महान हिमालय जो कि सबसे प्राचीन भी है, सबसे बड़ा भी है और सबसे ऊंचा भाग भी है ना। उसके बाद में कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जिसका क्या नाम था, माउंट एवरेस्ट, वो हमेशा ये यूं कहे तो कि पूरे वर्ष भर बर्फ से ढकी हुई रहती है, इसीलिए इसे बर्फीला हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद में देखा था कि इसका महान हिमालय का जो विस्तार देखा था वो कहाँ से कहाँ तक है। तो उसमें एक चीज़ की बात की गई थी कि ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ से लगाकर, यूँ कहें कि सिंधु नदी उधर से लेते हैं पश्चिम से, तो उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ से इसकी शुरुआत होती है और आगे जाकर ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार खत्म हो जाता है। और वहाँ से वहाँ तक जो इसकी जो कुल लंबाई बताई गई थी, ये जो इसका विस्तार बताया गया था वो था 2400 किलोमीटर, जो कि संपूर्ण हिमालय की लंबाई के बराबर है ना। उसके बाद में इसकी ऊंचाई देखी थी, जिसमें ऊंचाई के अंदर आया था कि महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। ठीक है, और उसके बाद कि महान हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है, जिसको हमने यहाँ पर देखा था, है ना। अब हम आगे देखते हैं महान हिमालय की प्रमुख चोटियाँ क्या है। महान हिमालय की प्रमुख चोटियाँ कि महान हिमालय जो भाग है, जिस प्रकार से महान हिमालय फैला हुआ था, वहाँ पर जो बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं उनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसमें नंबर 1 आता है माउंट एवरेस्ट, जो कि सबसे ऊंची चोटी है। ये हिमालय की नहीं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। आगे देखते हैं माउंट एवरेस्ट जो है वो किस प्रकार से दिखाई देती है। तो ये है माउंट एवरेस्ट का जो भाग है वो इस प्रकार से देखने को मिलता है, ये नुकीला भाग है, ये है माउंट एवरेस्ट। इस प्रकार से इसकी आकृति देखने को मिलती है। अब इसकी विशेषता के बारे में देख लेते हैं, या इसकी विशेषताओं पर नजर डालते हैं, जिसमें क्या बताया गया इसके बारे में। इसमें बताया है कि इसे मतलब माउंट एवरेस्ट को, है ना, इसे नेपाल जो देश है वहाँ पर इसे नेपाल में सागरमाथा और गौरीशंकर के नाम से जाना जाता है। सागरमाथा और गौरीशंकर के नाम से जाना जाता है। और चीन में चोमोलुंगमा कहा जाता है, चीन में या तिब्बत में, है ना, दोनों ही ऑप्शन पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखना कि अगर इस प्रकार से प्रश्न बनता है कि चोमोलुंगमा
माउंट एवरेस्ट या माउंट एवरेस्ट चोमोलुंगमा के नाम से जानी जाती है, उसमें ध्यान रखना कि अगर चाइना अगर उसमें ऑप्शन में नहीं आता है तो तिब्बत आता है, तिब्बत को सही करना है, और अगर तिब्बत नहीं आता, चाइना आता है, चीन आता है, तो चीन को सही करना है। उसके बाद में कि जो माउंट एवरेस्ट जो चोटी थी उसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई बता रखी है 8,848 मीटर। कितनी है? 8,848 मीटर है। उसके बाद में महत्वपूर्ण बात आती है कि माउंट एवरेस्ट जो चोटी है उसकी खोज किसने करी थी। तो इधर देखिए, माउंट एवरेस्ट की खोज 1849 से 1855 के मध्य, या फिर यूँ कहे तो 1849 से 1855 के मध्य भारतीय सर्वेक्षण विभाग, क्या है, कौन था, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी सर जॉर्ज एवरेस्ट ने की थी। किसने की थी? सर जॉर्ज एवरेस्ट ने। और वो कौन था? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का अधिकारी था जिसका नाम था सर जॉर्ज एवरेस्ट। उन्होंने इस पर्वत चोटी की खोज करी थी, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? माउंट एवरेस्ट नाम रखा गया। ठीक है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आती है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी आती है जिसका नाम है K2। क्या है? K2 दूसरी सबसे ऊंची, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, वो है K2, जो कि विश्व की भी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। K2 गॉडविन ऑस्टिन, K2 का पूरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। ये इस प्रकार से देखने को मिलती है, जिसमें इस प्रकार से इधर इनकी ऊंचाई बता रखी है 5,000 मीटर, 6,000 मीटर, 6,760, 7,450, 8,000 मीटर, 8,611, है ना। इनमें से ये इसकी ऊंचाई बता रखी है। ये वाला जो भाग है वो कौन सा है? K2 का ही भाग है, गॉडविन ऑस्टिन, जो कहाँ पर स्थित है? काराकोरम श्रेणी में। लद्दाख में काराकोरम जो श्रेणी थी, जिसके बारे में हमने देखा था, 4 पर्वत श्रेणियाँ थी जो एक दूसरे के समानांतर फैली हुई है, उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार था, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल ये श्रेणियाँ फैली हुई थी, जिसमें से जो काराकोरम जो पर्वत श्रेणी थी उसी के अंदर ये K2 पर्वत चोटी स्थित है। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला भाग है। तो इसकी विशेषता के बारे में क्या बता रखा है? इसकी विशेषता के बारे में बता रखा है कि यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कहाँ है? POK, POK मतलब पाक अधिकृत कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर में है। एक बात समझ, ये क्या है तो भारत वाले भाग में, लेकिन वो भारत के अधिकार में नहीं है, पूर्णतया भारत के अधिकार में नहीं है। वो किस भाग में आ जाती है? पाक अधिकृत कश्मीर में, जिसके ऊपर पाकिस्तान का अधिकार है। और इसकी जो ऊंचाई थी वो है, इस पर्वत चोटी की ऊंचाई 8,611 मीटर है। कितनी है? 8,611 मीटर है, जो कि हमने उस चित्र के अंदर देखा था। हाईएस्ट जो ऊंचाई बता रखी थी 8,611 मीटर पर, वहाँ पर एक डॉट लगा था, और वही पर्वत चोटी की ऊंचाई है। उसके बाद में नंबर 3 आता है, तीसरी मुख्य चोटी है जो है कंचनजंगा। ध्यान रखना, कंचनजंगा पूर्ण रूप से भारत के अंदर, या यूं कहे तो भारत के अधिकार में है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। और कंचनजंगा की आकृति किस प्रकार से है? ये इस प्रकार से पर्वत चोटियाँ फैली हुई है, जिसमें से ये वाला हिस्सा है जो सबसे नुकीला भाग है, ये वाली इस प्रकार जो फैली हुई है ये, ठीक है ना। तो ये वाला भाग जो है वो क्या है? कंचनजंगा, कंचनजंगा। ठीक है, आया समझ में। उसके बाद इसकी विशेषता देख लेते हैं। इसमें क्या बताया कि यह भारतीय हिमालय की
सबसे ऊंची चोटी है। यह भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है ना। और कहाँ स्थित है ये? सिक्किम में स्थित है। सिक्किम वाला भाग जो कि ध्यान रखना नेपाल और भूटान के बीच में सीमा बनाता है। हाँ जी, तो सिक्किम में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर। उसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज आई है, उसका नाम है राकापोसी। ये एक पर्वत श्रेणी है। राकापोसी लद्दाख श्रेणी का ही, या यूं कहे तो लद्दाख श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है, सबसे ऊंचा शिखर है। जो हमने पर्वत श्रेणियां पढ़ी थी 4, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, जिसमें से जो लद्दाख श्रेणी थी, तो लद्दाख श्रेणी का ही एक सर्वोच्च शिखर है, ऊंचा शिखर है, जिसका नाम है राकापोसी। और ये शिखर जो है वो विश्व की सबसे अधिक, विश्व स्तर की बात हो रही है, भारत की ही नहीं, विश्व स्तर की, या यूं कहते हो कि पूरे विश्व की सबसे अधिक खड़े ढाल वाली, सबसे अधिक खड़े ढाल वाली चोटी है। ठीक है, विश्व की सबसे अधिक खड़े ढाल वाली चोटी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके आगे हम बाद में पढ़ेंगे, जिसमें अपना जो भाग आएगा वो आएगा लघु हिमालय। महान हिमालय हमने पढ़ लिया है, महान हिमालय हमने देख लिया है। उसके बाद में लघु हिमालय के बाद में लघु हिमालय के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।